अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और मैं हूं सहरिश सरीन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि हर नया दिन आता है और एक नया मौका मिलता है, कोशिश करनी चाहिए कि गुज़र दिन की गलतियों को याद करने के बजाय अपने आने वाले दिन के हवाले से दुरुस्त फ़ैसलों का याद रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आज जो भी फ़ैसला किया जाए उस पर फोकस रखें ताकि वो फ़ैसला दुरुस्त साबित हो। नाज़रीन, कल एक बार फिर से टॉस तो लेट हुआ, लेकिन इंतज़ार मैच का ख़त्म नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ दमोला में खेले गए बारिश से मुतासर सनसनीखेज़ T20 के मुकाबले में हमने देखा कि पाकिस्तान और श्रीलंका में एक धमाकेदार जो खेल देखने में आया। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ 14 साल बाद अपनी सरजमीन पर यादगार फतह हासिल करते हुए श्रीलंका ने 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। बारिश के बायस मैच को 12-12 ओवर्स तक ही महदूद किया गया था, ताहम इसके बावजूद शायकीन को एक हाई स्कोरिंग और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए जारहाना खेल का मुजाहरा किया और मुकर्ररा ओवर्स में 160 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजा दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम भरपूर कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी और 14 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने 161 रन के ताक़ुब में 8 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने जारहाना इनिंग्स खेलते हुए धुआंधार बैटिंग की और 12 गेंदों पर 145 रन बनाए हैं, जबकि मोहम्मद नवाज 28 और ख्वाजा नाफे ने 26 रन बनाए और नुमाया रहे हैं। मेज़बान टीम के जारहाना अंदाज़ खेल ने इस मुकाबले को यादगार बना दिया, जबकि इस फतह के साथ ही दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज़ 1-1 से बराबर भी हो गई है, जबकि दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। मैच पर तज्ज़िया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर। सैयद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कल एक सनसनीखेज़ मुकाबला देखने में आया। जैसे कि देखा था हमने कि एक मैच तो मनसूख हो गया था, लेकिन पहला मैच जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट है पाकिस्तानी टीम। और फिर हमने देखा कि फरहान अली आगा ने जिस तरह से मैच के आगाज़ में उन्होंने कहा कि हमने मैच छोटा है इसलिए कोशिश की है कि हम बॉलिंग करेंगे और टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। ये फैसला किस हद तक दुरुस्त था और इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, छोटे मैचेस ओवर्स के जो मैचेस होते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के जो मैचेस होते हैं उसमें हमेशा पहले बैटिंग की जाती है। ये बड़ा एक अजीब फैसला था जो समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये कि जब वहाँ पे आपके पास टाइम कम होता है और ये भी एक खदशा होता है कि बाद में हो सकता है कुछ और ओवर कम हो जाए, तो वहाँ पहले बैटिंग की जाती है, एक प्रेशर बनाया जाता है स्कोर बोर्ड पे। एक स्कोर आप जब लगाते हैं तो दूसरी टीम के लिए चेस करना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये एक फैसला समझ में नहीं आया ऐसा उन्होंने क्यों किया। शायद हो सकता है वो देखना चाहते हो कि आगे T20 वर्ल्ड कप की जो मैचेस खेलने हैं उसमें अगर वो बाद में बैटिंग करते हैं, चेस करते हैं, तो कहाँ तक वो उसमें कामयाब हैं। ये एक वजह हो सकती है, उसके अलावा कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि पिच में कोई ऐसी बॉलिंग की मदद, बॉलर्स के लिए मदद नहीं थी जिसकी वजह से आप पहले बॉलिंग करें। और अगर शायद पाकिस्तान पहले बैटिंग करता तो पाकिस्तान भी इतने ही रन बनाता और फिर श्रीलंका के लिए चेस करना मुश्किल होता। तो ये एक ऐसी फैसला ऐसा था जो मैं समझता हूँ गैर जरूरी था। शायद हो सकता है कि उससे उसके अगेंस्ट अगर आप फैसला करते तो रिजल्ट भी आपके इस जो आया रिजल्ट उसके अगेंस्ट आता। लेकिन हमने देखा कि श्रीलंका ने भरपूर मुकाबला किया। अगर उनको बैटिंग का मौका दिया गया था तो उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने इतने ज़्यादा रन्स बनाए और सिर्फ 12 ओवर्स में, हम देखते नहीं है T20 में, अगर हम देखें तो 20 ओवर्स में भी बहुत कम देखने में आता है कितने रन्स बनाए जाएं। देखिए, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के मैचेस होते हैं फिर वहां पे एक डर खत्म हो जाता है कि सारे प्लेयर्स जो हैं जल्दी आउट ना हो जाएं, क्योंकि विकेटें गिरती हैं, तेज खेलते हैं। कल ऐसी श्रीलंका ने किया कि वो बहुत ज्यादा तेज खेल रहे थे और उनकी लक रही कि उनके कुछ शॉट्स जो हैं वो क्लिक करके और बाउंड्री के बाहर गए, तो उनका स्कोर मुसलसल बढ़ता रहा। तो कम ओवर्स के मैच में हमेशा ऐसी आपको बैटिंग देखने को मिलेगी, वहां पे विकेटों का ख्याल नहीं किया जाता है। तो रन्स भी ज्यादा बने और श्रीलंका को एक एज भी मिला वहां पे कि आप जब बड़ा स्कोर कर लेते हैं तो चेस करना मुश्किल होता है। तो दोनों चीजें श्रीलंका के हक में गई और फिर अपना उनका होम ग्राउंड था, उनको पता था कि यहाँ पे बाद में बैटिंग करना जरा मुश्किल होगा, थोड़ा सा गेंद स्लो हो जाएगा। और वही हुआ कि पाकिस्तान की बैटिंग में गेंद थोड़ा सा बैट पर स्लो आ रहा था, जिसकी वजह से कुछ हमारे प्लेयर्स जो थे जैसे साइम अयूब थे वो सही हिट नहीं कर सके। फिर उसके बाद साहबजादा फरहान थे, तो शादाब खान थे, तो कुछ प्लेयर्स जो हैं वो नाकाम भी हुए इस पिच पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कर पाया। वरना सलमान अली आका, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, उन्होंने मैच बना लिया था।
आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से धुआंधार रन्स बनाए जा रहे थे, फील्डिंग का फैसला तो था, लेकिन आखिर में फील्डिंग बेहतर की जा सकती थी रन्स रोकने में? मुश्किल होता है। देखिए, आपके पास जब ओवर्स कम होते हैं तो आपके पास सोचने समझने का वक्त भी कम होता है। फील्डिंग में कुछ हो सकता है, दो चार फ्लॉस नजर आए हों, लेकिन विकेट में बॉलर्स के लिए कोई जान नहीं थी। सीधी सीधी गेंद आ रही थी बैट पर श्रीलंका के बैट्समैनों के लिए, तो इसलिए उनके लिए आसान हुआ हिटें लगाना। तो फील्डिंग जो है वो अहम किरदार अदा करती है हमेशा किसी भी मैच में। लेकिन जब आपके पास टाइम कम हो और आपके बॉलर्स भी जो हैं वो बैट्समैन को परेशान ना कर पाए, तो फील्डिंग का किरदार जो है काफी हद तक कम रह जाता है। तो कल का मैच अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, यही एक फैक्टर था। अदरवाइज दोनों टीमें तकरीबन बैलेंस ही खेली हैं। बिल्कुल। और अगर हम ये कहें कि मैच को इंटरप्ट करने में वसीम जूनियर का काफ़ी हाथ रहा है, तो किस नज़र से देखते हैं आप? वसीम जूनियर अच्छे बॉलर हैं। थोड़ा उनको रन ज्यादा पड़ गए कल, और वो बैट्समैनों की स्ट्रेटजी को देखते हुए बॉलिंग नहीं कर रहे थे। अच्छा। वहां पे आपको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। बैटिंग में भी उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले। तो एज एन ऑलराउंडर मैं समझता हूँ वसीम जूनियर एक अच्छे ऑलराउंडर अब बनते जा रहे हैं, लेकिन उनको मौके बहुत कम मिलते हैं। अगर उनको ज्यादा मौके मिले तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से सामने आ सकते हैं। बात यही है कि आपका कप्तान, आपकी मैनेजमेंट आप पर कितना एतमाद करते हैं। और अब तक हमने वसीम जूनियर का सारा कैरियर एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर देखा है कि जब किसी को ड्रॉप करना हो या नहीं खेल सकता हो तभी वसीम को मौका मिलता है। लेकिन वसीम को जब भी मौका मिला है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने देखा कि पहले मैच में जिस तरह से परफॉर्मेंस सामने आई है, आप समझते हैं कि इस मैच में खैर उम्मीद तो की जा रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने भरपूर मुकाबला किया है और काफ़ी मायूसी नहीं हुई है हमें, फिर भी खुशी का इजहार ही कर रहे हैं। अगर देखा जाए कॉम्बिनेशन की बात की जाए, तो आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन बेस्ट रहा है इस सीरीज़ में? देखिए, कॉम्बिनेशन फाइनल अभी तक ने बनाया ही नहीं है। अभी तक ये नहीं पता कि T20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जाएगी। बैटिंग में तो शायद हो सकता है कि उन्होंने अपना कर लिया है, लेकिन बॉलिंग में अभी तक वो कुछ अंडर द टेबल कुछ सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि ज्यादा स्पिनर्स को खिलाएं या फास्ट बॉलर्स को खिलाएं। तो शादाब खान के आने के बाद टीम में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है। उससे पहले बैलेंस चल रहा था, लेकिन आप जबरदस्ती जब इंडक्शन करते हैं किसी प्लेयर की, तो फिर वहां पे आपको एक जाहिर है शायद आपके लिए एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे उस्मान तारिक को ड्रॉप किया हुआ है या अबरार अहमद है, तो आपकी कम्बिनेशन की बात उसी वक्त अच्छी लगती है या सही आपकी सेटल हो जाती है कम्बिनेशन जब आप मुसलसल मौके देते हैं। अब शादाब खान जो है अभी दो मैच खेले हैं उन्होंने वापस आके, एक पहला खेला और तीसरा खेला, दूसरा हो नहीं सका। तो शादाब खान के आने के बाद थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ा है, लेकिन टीम का जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है वो तकरीबन आई थिंक फाइनल हो जाएगा। सिर्फ एक बाबर आजम है जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो टीम में शामिल होंगे, तो बाबर आजम आएंगे और कोई एक बैट्समैन इस टीम से ड्रॉप होगा जिसकी जगह बाबर आजम खेलेंगे। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि कुछ और शोबे भी हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, जिसको बेहतर किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे अहम चीज है आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग। आपके ओपनर्स जो हैं उन्होंने पिछले 7-8 मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है। सरदार फरहान ने भी और साइम ने भी जब उनको मौका मिला। लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर जो है, कल जैसे हमारा मिडिल ऑर्डर था वो इस तरह, जैसे फहीम अशरफ थे, शादाब खान थे, वो रन्स नहीं बना सके। उस्मान खान थे, वो रन्स नहीं बना सके। ख्वाजा नाफिर ने कुछ रन्स बनाए, मोहम्मद नवाज ने बनाए। तो आपका मिडिल ऑर्डर जो है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है, और उसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, अपने आप को कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि T20 में आपके पास टाइम नहीं होता है। हम्म। आपको बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। आप तैयार हो जहनी तौर पे भी और फिजिकली भी, आपकी दोनों चीजें रिफ्लेक्सेस आपकी तेज हो। तो ये चीज जो है अभी थोड़ा सा पाकिस्तान है। और दूसरे, श्रीलंका के जो ग्राउंड्स हैं उसमें आपके पास चांसेस तो ज्यादा हैं, क्योंकि ग्राउंड इतने बड़े नहीं जितने ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो आपके पास चांसेस हैं कि आप बड़ी हिटें खेल के वहां पे रन कर सकें। लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि आप कोऑर्डिनेट कर सकें अपने ओपनर्स के साथ। अगर ओपनर्स या टॉप ऑर्डर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो मिडिल ऑर्डर फिर पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बनी रहेगी। लेकिन हमने देखा कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा फिर भी किया गया। जिस तरह से कैप्टन आए और उन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेली हैं, दोनों कप्तानों की अगर हम बात करें तो दोनों ही एक से बढ़कर एक नज़र आए हैं। जिस तरह से बहुत ही कम गेंदों पर एक हाई स्कोर सामने आया और मैच को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सलमान अली यारा जो है वो सर्वाइवल मूड में है।
और उन्हीं के ऊपर निशान लगाया जा रहा है कि अगर बाबर आजम आते हैं तो उनको शायद ड्रॉप किया जाए और किसी को नया कप्तान बनाया जाए। लेकिन कल मैच में सलमान ने अच्छी बैटिंग करके तेजी से रन्स करके अपना केस मजबूत कर लिया है बिल्कुल कि ऐसा ही। आप मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो सलमान अली आगा जो है वो एक अच्छे हैंडी क्रिकेटर हैं। जब भी वक्त पड़ता है तो वो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी उनमें नहीं है। ये अहम चीज़ है। वो शायद हो सकता है कप्तानी का दबाव है या कुछ और मसाइल हैं उनके साथ, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक मिडिल ऑर्डर के बैटर की हैसियत से, वो नहीं है उनमें। कल उन्होंने रन्स कर लिए हैं, तो अब मैनेजमेंट मेरे ख्याल से उनको हटाते हुए 10 बार सोचेगी कि भाई अगर इनको हम ड्रॉप करते हैं तो किस बेस पे ड्रॉप करते हैं। तो अब हो सकता है उनकी वजह से किसी और को ड्रॉप किया जाए बाबर आजम के लिए, और सलमान अली आगा जो है कप्तान ही रहे T20 वर्ल्ड कप। हैदर साहब, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ लर्निंग भी हो सकती है आगे आने वाली T20 के लिए भी। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो चेंज करने की ज़रूरत है, जिस पर मज़ीद काम किया जाना चाहिए? आप देखिए, बहुत सारी चीजें आपके डिपार्टमेंट हैं जिसमें काम करने की जरूरत है। सबसे पहला तो आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग मैंने कहा, फिर उसके बाद आपके बॉलर्स जो हैं श्रीलंका की पिचों पर, आपके बॉलर्स को थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे गेंद उठता नहीं है, ज्यादा आपको बाउंस नहीं मिलता है। तो आपके लिए जरूरी होगी कि आप लाइन विकेट टू विकेट बॉल करें ऐसी ऐसी पिचेस पे। बिल्कुल। तीसरी एक चीज़ है कि हमारी फील्डिंग जो है वो हमेशा थोड़ा सा फ्लॉज रहते हैं, तो फील्डिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपकी फील्ड एडजस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जब भी चांसेस मिलें तो उसको आप अवेल कर सकें। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि चांसेस इतने ज़्यादा नहीं आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जब भी आते हैं और अगर वो ड्रॉप हो जाए, कैच छूट जाए, तो आपके लिए फिर वो रन्स बैट्समैन कर जाता है। तो बिल्कुल। ये तीनों चीज़ें में आपको जो है और मैनेजमेंट को एक बात बहुत सख्ती से पाबंदी से उस पर काम करना चाहिए कि हमारे बैट्समैन जो है रन रेट के ऊपर तवज्जो दें। रन रेट जो है, स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। T20 क्रिकेट में आपकी अगर अच्छा स्ट्राइक रेट शुरू से मिलता है तो वो बाद में जाके काम आता है, लेकिन अगर आप विकेट बिल्कुल। बचाने की कोशिश करें और पावर प्ले में आप रन्स कम करें तो वो फिर एक मुसीबत बन जाती है। ठीक है। सईद हैदर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ है, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बात करते हैं कुछ शदीद सर्दी की। वेलकम बैक। पाकिस्तान में शदीद सर्दी की लहर ने मुल्क भर को अपनी लपेट में ले लिया है, जहां मुख्तलिफ इलाकों में पारा इस वक्त गैर मामूली तौर पर कम और बाज़ मकामात पर मनफी सतह तक पहुँच चुका है। पंजाब में सर्दी की बात करें तो सर्दी अपने अरूज पर दिखाई दे रही है और 10 से 16 जनवरी के दौरान शदीद सर्दी, धुंध और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। जबकि शुमाली इलाकों में हुंजा का दर्जा हरारत मनफी 20 डिग्री तक गिर चुका है, जबकि कोयटा में भी पारा -1 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर जैसे बड़े शहरों में दर्जा हरारत 1 से 4 डिग्री के दरमियान रहा, जबकि कराची में भी ठंडी हवाओं के बायस दर्जा हरारत सिंगल डिजिट यानी 7 से 9 डिग्री तक गिर चुका है। इसके साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में सुबह के औकात में गहरी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मौसम की शिद्दत के पेश नज़र पंजाब में स्कूल्स की छुट्टियों में 16 जनवरी तक का इजाफा किया गया है, जबकि सिंध में हुकूमत ने स्कूल्स के औकात कार तब्दील करते हुए सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खोलने का फैसला किया है। इस वक्त लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, ये आपको बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ सादिया मकसूद। सादिया, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, टेम्परेचर क्या है और क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत शहर लाहौर में भी आज जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त मैं लाहौर के एक ऐसे पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पीछे भी धुंध ही धुंध है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जो मैदानी इलाके हैं लाहौर के, वहाँ पर इस वक्त जो हद निगाह है वो बिल्कुल सिफर है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि फिलवक्त बारिशों की कोई पेशगोई नहीं की गई और अभी जो है वो इसी तरह सर्दी और धुंध का राज बरकरार रहेगा। साथ ही साथ जो मुख्तलिफ इलाके हैं पंजाब के, वहाँ
पे भी अभी यही सूरत हाल है। लाहौर में जो हद निगाह है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। शहरी जो है उन्हें देखने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, सफरी मुश्किलात हैं। इसके साथ साथ जो मोटरवेज़ हैं उनको मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। मोटरवे M1, M2, M3, M4 और M11 को जो है वो हद निगाह मुतासिर होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। इसके तर्जुमान मोटरवे पुलिस जो है उसका कहना है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो सफरी औकात हैं वो महफूज हैं। इस दौरान शहरी सफ़र कर सकते हैं। PDMA की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ इदारे हैं पंजाब के, उनको भी मरास्ता जारी किया गया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है, जबकि तिबी माहिरीन जो है वो भी शहरियों को ख़बरदार करें, क्योंकि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 177 तक आ चुका है, जो कि मुज़र सेहत है और सांस लेने में शहरियों को दुश्वारी पेश आ सकती है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जैसी कैफियत भी पैदा हो रही है और दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त इतना कम है कि खून जमा देने वाली जो है वो इस टाइम सर्दी पड़ रही है और धुंध बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ साथ गर्म कपड़ों का और गर्म ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करें ताकि वो अपने आप को सर्दी की शिद्दत से महफूज रख सकें। महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलवक्त बारिश की कोई पेशगोई नहीं है। इसके साथ साथ अभी जो है वो इसी तरह सर्दी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। 16 जनवरी तक जो है इतनी ज़्यादा धुंध रहेगी, सर्दी भी रहेगी और शहरी जो है वो इस दौरान सफ़र से जो है वो गुरेज करें, बिला वजह सफ़र ना करें। ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इस दौरान जो है शहरी ज़्यादातर जो है वो उस तरफ सफ़र करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ भी, और हीटर का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाता है। तो PDMA का कहना है कि हीटर का इस्तेमाल भी कम किया जाए और इस दौरान जो है वो पहाड़ी इलाकों में जाने से भी गुरेज किया जाए ताकि हादसा से शहरी अपने आप को महफूज रख सकें। जी सादिया, बच्चों को तो छुट्टियां हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक तो आज मंडे है, पहला वर्किंग डे है और आपने देखा कैसी गहमा गहमी सड़कों पर नजर आई है ऑफिस से जाते हुए। क्या आपको लगता है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी छुट्टियों में छुट्टियाँ कर रहे हैं या ऑफिस जाने में आपको दिखाई दिए? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे जो है वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है लोगों को जो ऑफिस जा रहे हैं, ख़ास करके बाइकर्स। मैं सुबह सवेरे देख रही होती हूँ कि बाइकर्स जो है वो सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। कम जो है वो लोग हमें सड़कों पे भी नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि सुबह धुंध बहुत ज़्यादा होती है, हद निगाह जो है वो मुतासिर हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से जो बड़े हैं बच्चों के साथ साथ वो भी इस मौसम में अपने आप को शायद कंबल से बाहर नहीं निकालना चाहते और इसी तरह सर्दी को एंजॉय करना चाहते हैं। सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, जिस्म में घुसने वाली इस वक्त ये सर्दी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ये सर्दी बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है, इससे लंग्स जो है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इस सर्दी में एहतियात ही करते हैं। सादिया, खाने पीने की अशिया जो मिलती हैं, स्पेशली गर्म मशरूबात जो होते हैं सर्दियों में, हमने देखा कि काफ़ी रश देखने में नज़र आता है, जैसे कि फ़िश पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन मॉर्निंग में आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन से खाने होते हैं जो लोग एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं सर्दी के मौसम में? जी बिल्कुल, जो इस टाइम लोग हैं वो ज़्यादातर चाय, कॉफ़ी, अंडा पराठा, देसी खाने जो हैं, पाए का नाश्ता हो गया, चने का नाश्ता हो गया, हलवा पूरी है इस टाइम जो मिलती हैं। शहरियों को इस वक्त जो है वो ठंड में ज़्यादातर यही जो गर्म खाने हैं वो इंजॉय करने में मज़ा आता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग्स हैं वो दोपहर के वक्त ओपन होते हैं और दोपहर में जो लंच टाइमिंग्स है उस दौरान शहरी जो है वो फ़िश सूप और इस तरह की जो आइटम्स हैं उन्हें इंजॉय करते हैं। लेकिन सुबह सवेरे जो है इस तरह के जो हल्के नाश्ते हैं उन्हें इंजॉय किया जाता है और ये मौसम जो है वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय वाला है, क्योंकि हमें पूरे साल के बाद जो है दोबारा ऐसा मौसम देखने को मिलेगा। लेकिन इस मौसम में जो है वो एहतियात भी बहुत लाजमी होती है। बिल्कुल, सर्दी लेट आई है लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद आई है। अगर हम बात करें मौसमी बीमारियों की, तो जिस तरह से मौसम तब्दील होता है तो बहुत ज़्यादा असर भी करता है, बच्चों के साथ साथ बड़े भी बीमार हो जाते हैं। तो आपने देखा कि डॉक्टर्स की जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं? जी, शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सर्दी जो है वो लंग्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको पता है कि लाहौर का किस तरह का है, मुज़र सेहत ही ऑलमोस्ट रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे भी, इस वक्त भी 177 एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ पे। ठंड के बायस जो है इस वक्त परिंदे भी हमें जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, इवन के यहाँ पे आस पास जो है वो कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। और शहरियों को
जो है वो तिबी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, ख़ास करके इस मौसम के दौरान जो है वो हेल्प डेस्क जो है हस्पतालों के उन्हें भी अलर्ट रखा गया है ताकि जब भी कोई ऐसी मुश्किलात पेश आएँ, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी पेश हो या एमरजेंसी की कोई भी सूरत हाल हो, तो हस्पतालों के जो हेल्प डेस्क हैं वो 24 आवर्स एक्टिव रहें और शहरियों की हेल्प करें। जी ठीक है, सादिया मकसूद इस वक्त शदीद ठंड में खड़ी हमें अपडेट करी थी। सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शादी वाले घर में सिलेंडर धमाके ने खुशियों के लम्हे को एक अलमनाक हादसे में बदल दिया, जिसमें दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुतादिद ज़ख्मी भी हुए हैं। कई घर शदीद मुतासिर हुए हैं। ये अफसोसनाक वाक़या घरेलू गैस के इस्तेमाल में एहतियात ना करने के ख़तरात को उजागर करता है। सर्दियों में LPG सिलेंडर्स और गीज़र्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन बंद कमरों में गीज़र चलाना, ख़राब या पुराने सिलेंडर इस्तेमाल करना और मुनासिब वेंटिलेशन ना होना कार्बन मोनोऑक्साइड के ख़तरे को भी बढ़ा देता है। मामूली सी गफलत भी बड़े जानी और माली नुकसान का सबब बन सकती है। इसलिए महफूज आलात, बाकायदा जांच और मुनासिब वेंटिलेशन के असूल अपनाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि ऐसे ख़तरात से बचा जा सके। हम कैसे LPG सिलेंडर्स और गीज़र के इस्तेमाल में एहतियात बरत सकते हैं ताकि अपनी और इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरूज मिर्ज़ा, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं फातिमा मेमोरियल अस्पताल से, जबकि हमारे साथ लाइव लिंक पर मौजूद होंगे मोहम्मद एहसन, डायरेक्टर फायर एंड रेस्क्यू हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा कि कल एक जिस तरह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आप क्या समझती हैं कि आपकी असेसमेंट क्या है कि किस तरह से हादसा पेश आया होगा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आप लोगों ने मुझे इस टॉक पे बात करने के लिए बुलाया। कि बड़ी आजकल नेसेसिटी बनी हुई है। हम लोग इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली सर्दियाँ आनी होती हैं, हर साल आती हैं जी, और हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने जो पाइपलाइंस हैं, गीज़र्स हैं, हीटर्स हैं, उनका मैनुअली चेक कराया करें कि कहीं से लीक तो नहीं है, क्योंकि आप आजकल जो गर्मियां हैं वो 8 से 9 माह रहती हैं और 8 से 9 माह के अंदर वो आलात हम इस्तेमाल में नहीं ला रहे होते जी, तो उसको चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर आजकल वॉशरूम के अंदर ही LPG गीज़र्स हैं, हीटर्स LPG हैं, तो LPG हीटर्स और स्पेशली गीज़र्स बहुत डेंजरस है क्योंकि वो एक गैस प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड जी। कार्बन मोनोऑक्साइड को यूजुअली कहा जाता है कि वो एक खामोश कातिल गैस है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ना उसकी स्मेल है, ना आप उसको फील कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलता उस रूम के अंदर वो कितनी ज़्यादा इकट्ठी होती जाती है। लेकिन समटाइम्स उसकी इस तरह से आती है, वो स्मेल कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं होती, वो सिर्फ एक बर्निंग आपको स्मेल आ रही होती है कि बस हीटर बर्न आउट हो रहा। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कह रहे होते हैं कि जब मैं हीटर में बैठती हूँ मेरा सर घूमना शुरू कर देता है, सर दर्द हो रहा होता है और मेरा दिल घबरा रहा होता है, उल्टी आ रही होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई गैस वो प्रोड्यूस हो रही है जिसको वो जज नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। और अक्सर हमें हादसा ये भी सुनने को मिले हैं कि वो रात को सोए हैं और सुबह उठे ही नहीं है, बिल्कुल, यानी कि रात में ही उनकी मौत वाक़या हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड यही करती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आप में सुस्ती पैदा करती है और आपको पता भी नहीं चलता, और फिर वो सुस्ती पेशेंट उठना भी चाहे, यानी कि वो लोग उठना भी चाहे फिर वो उठ नहीं पाते। सही, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एक ख़ासियत है कि वो हमारे खून में ऑक्सीजन के निस्बत 200 गुना ज़्यादा बाइंड होती है। ओके। और वो आराम से उसको छोड़ती नहीं और फिर वो दिमाग में, फेफड़ों में, हर जगह। तो ज़्यादा एडवाइस तो मैं यही करूँगी कि जब भी आप लोगों ने गीज़र्स ऑन करने हैं, हीटर्स ऑन करने हैं, सर्दी है कोई शक नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ी सी वेंटिलेशन वाली साइड ज़रूर रखें, कहीं से थोड़ी सी विंडो खोल लें, एग्जॉस्ट चला लें ताकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर इकट्ठी ना हो।
बिल्कुल। अगर हम बात करें सेफ्टी मेजर्स के हवाले से, डायरेक्टर फायर एंड रेस्क्यू मोहम्मद एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अफसोसनाक वाक़या जिस तरह से पेश आया और जो वजूहात सामने आई, जो रिपोर्ट में लिखा गया है वो ये है कि गैस की लोड शेडिंग थी, सिलेंडर बंद हो गया और उसके बाद जब गैस आई है और जब हम देखा तो पूरे घर में वो गैस फैली थी, जैसे माचिस चलाई तो वो आग लग गई। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को, इस तरह के वाक़या जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको क्या लगता है कि सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं जो अपनाने चाहिए हैं गैस के हीटर इस्तेमाल करते हुए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सरिश। बर्निंग इशू हर साल ही है। इशू दो तरह के हैं इसमें, एक जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा इटसेल्फ उस गैस का एक्यूमुलेट होना उस कमरे में, चाहे वो एलपीजी से हो रही है चाहे वो सुई गैस है, नेचुरल गैस है। दोनों गैस जब कमरे में इकट्ठी होंगी तो दोनों गैस की जो इग्निशन रेंज है वो 2% से 10% तक है। यानी अगर कमरे में 2% से ज्यादा और 10% से कम गैस एक्यूमुलेट हो जाती है, मिक्सचर बन जाता है इसके साथ, तो वो इग्निशन रेंज है हल्का सा ये जो एलपीजी 25 मिली जूल है, 0.25 मिली जूल। और इवन आपके कपड़ों से जो स्टैटिक चार्ज या स्पार्क निकलता है वो भी 1 से 10 की रेंज होता है एनर्जी, उससे भी आग लग सकती है। अब इशू इसमें यह है कि सिर्फ इसमें माचिस की तीली जलानी नहीं है, आपको हल्की सी स्मेल भी महसूस हुई। स्मेल कि आपके नाक को वो उस रेंज के अंदर आ रही होती है, यानी स्मेल उस वक्त महसूस होती है उस कंसंट्रेशन में जब वो 2 और 10 की रेंज। तो आपको जब हल्की सी स्मेल भी महसूस हुई है तो आपने कमरे खोलने हैं, उसकी खिड़कियां खोलनी, दरवाजे खोलने, लेकिन उनको भी इस तरह खोलना है सॉफ्टली कि कोई स्पार्क जनरेट ना हो, और उसको वेंटिलेट करना है। वेंटिलेट हो जाए तो फिर वो डाइल्यूट हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो आग लगने के चांस कम है। लेकिन अगर आपने स्विच ऑन किया उसका स्पार्क काफी है, मोबाइल ऑन कर लिया उसका स्पार्क काफी है, इवन आपने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला है, अच्छा, उससे भी आग लग सकती है, क्योंकि एलपीजी जो है वो हवा से भारी है और ये फर्श के करीब होती है, और आपके रेफ्रिजरेटर फ्रिज भी सारे फर्श के करीब ही होते हैं, ऊपर दीवारों के साथ तो नहीं होते। तो जब आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं तो उसकी जो लाइट वाला स्विच है वो उस वक्त एक्टिवेट होता है, वहां स्पार्क जनरेट होता है। थर्मोस्टेट का रिले जो है वो उस वक्त एक्टिवेट होता है, उसका स्पार्क जनरेट होता है। कंप्रेसर का स्पार्क जनरेट होता है, जो स्विच आप ऑन ऑफ करते हैं उनका स्पार्क जनरेट होता है, मोबाइल फोन का स्पार्क जनरेट होता है। ये सारे जो स्पार्क हैं वो एक आग लगा सकते हैं, और उसकी वजह से ब्लास्ट भी होता है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है वेंटिलेशन होने की वजह से, और इसी तरह का हादसा होता है। जैसे ये जो बड़ी वजूहत है उसमें दो, एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो एलपीजी के खास तौर पर सिलेंडर है उसके क्वालिटी चेक नहीं है, क्वालिटी स्क्रैप पे जो सिलेंडर आपको बड़े आते हैं, आम दुकानों में जो वेल्डर है उनको काट के उन सिलेंडर को दोबारा रिपेयर करते हैं और उसके ऊपर चूल्हा फिट कर देते हैं। जी बिल्कुल। एक टेस्ट नहीं होता कि जो सिलेंडर है वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगा, उसकी मोटाई है, और अगर पहले स्क्रैप में आया तो क्या वो इस काबिल था कि क्यों स्क्रैप हुआ है, पुराने सिलेंडर को काट के दोबारा पेंट करके नया बनाना। तो हमेशा जो आप घर के लिए सिलेंडर खरीदें वो किसी रजिस्टर्ड अच्छी कंपनी का ले, जो नोन कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिकल या इस तरह का संबंधी अप्लायंसेस देती हैं, और टीपीएस से जो पाकिस्तान कारबी, और इस तरह जो घरों में और स्मॉल इंडस्ट्री में दुकानों पे जो वेल्डर छोटे छोटे सिलेंडर बना रहे हैं और स्क्रैप में आ रहे हैं, इनको तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये किलर है। आजकल फाइबर के सिलेंडर भी आ रहे हैं जो एक्सप्लोजन को रोकते हैं, तो थोड़े महंगे हैं लेकिन उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह एक और ऑप्शन है छोटी सी जो हमें करनी चाहिए, वो गैस डिटेक्टर है। गैस डिटेक्टर अगर आप लगा लेते हैं, मोबाइल के साइज का है, वो आपकी मोबाइल ऐप के साथ भी अटैच हो जाता है, आपके डिटेक्शन सिस्टम के साथ भी हो जाता है। वो एलपीजी और सीएनजी दोनों की अगर लीकेज होती है तो उस पर अलार्म भी जनरेट करता है, और अगर आप मेन वाल्व के साथ उसे अटैच कर देते हैं तो मेन वाल्व को शट ऑफ भी कर देता है। ठीक है, ऐसा सब साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो एक चीज़ होती है कि जब गैस लीक होती है तो किस तरह से पता चलता है कि गैस लीक हुई है? सबसे पहले जो हिफाजती तदाबीर होती हैं वो क्या करनी चाहिए?
सबसे पहले तो देखिए, जब भी दो ही ऑप्शन जैसे उन्होंने बताया ना, सीएनजी और एलपीजी की, सबसे पहले जो आपने किचन में आप एक तो एग्जॉस्ट लगा होता है, अच्छा, ठीक है, एग्जॉस्ट आप लोगों ने ऑन करना है, आहिस्ता से किचन का डोर ओपन कर दें, अपने लाउंज का डोर ओपन करें, सारे स्विच जो आपके हैं वो ऑफ रखें, जैसे स्पार्किंग के चांसेस होते हैं तो अच्छा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन नहीं कर सकते। हाँ, ऑफ कर लें, इट्स वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ज़रा सा स्पार्क भी वो फिर पूरे घर को आग लगा सकता है। तो आपने सारे अपने स्विचेस ऑफ रखने हैं, स्लोली सारी वेंटिलेशन ओपन करनी है, जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी उतना चांसेस है कि कोई भी वो जो गैस है वो रिस्क ना दे। लेकिन अगर आप वेंटिलेशन अच्छी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ नहीं होगी। गैस डिटेक्टर्स क्योंकि थोड़े से कॉस्टली होते हैं, हमारी नेशन कॉस्ट इफेक्टिव ज़रा देखती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन अपने घर की वेंटिलेशन, जहाँ पे कुछ भी हीटर, गैसेस, चूल्हे, स्पेशली आजकल जो कंप्रेस्ड गैस यूज़ कर रहे होते हैं लोड शेडिंग की वजह से, उस पर ज़रूर ध्यान रखें, वो भी अवॉइड करें, वो ना लगाएं, उसकी वजह से भी बहुत इश्यूज आते हैं। चाहिए उसी वजह से तो वो चूल्हा चला रह जाता है और फिर लोग भूल जाते हैं कि गैस आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे सन आपको क्या लगता है कि घर में आजकल सिलेंडर रखना तो मजबूरी बन चुका हुआ है, घर का ऐसा कौन सा हिस्सा होना चाहिए जहाँ पे सिलेंडर होना चाहिए? और अगर हम बात करें पाइप्स की जो कि गैस के होते हैं, तो कितनी अरसे बाद उनकी चेकिंग करनी चाहिए कि गैस उसमें कोई जंग तो नहीं आया, कहीं से कुछ लीक तो नहीं कर रहा? डॉक्टर साहब ने अभी बात की है, उसमें एग्जॉस्ट भी मेरे नज़दीक तो उसको भी ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट का स्विच ऑन करने से स्पार्क जनरेट होता है और उसमें वाटर इस्तेमाल हो रही है। उसको भी ना करें जब तक आप खिड़कियां दरवाजे खोल के पहले वेंटिलेट ना कर लें, यानी उसकी कंसंट्रेशन कम ना कर लें। तो हर किस्म के स्विच को ऑन करने से इस्तेमाल करें। दूसरा, आप जैसे अब पहले बात की है, एक तो जो इंस्टेंट गीज़र और इंस्टेंट हीटर है जो हम कमरों के अंदर रख रहे हैं या वॉशरूम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी बाहर ही प्लेस करना चाहिए। जो बर्निंग हो रही है, दोनों तरह का उसमें खतरा है, एक गैस लीकेज का और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड का, कमरे में जलती रहती है। क्योंकि अटैच वॉशरूम है मोस्टली, तो फिर वो कमरे के लिए भी खतरा है। हैबिट बना लें कि अगर जब अपना वॉशरूम या घर से बाहर से आप आते हैं तो कमरे का दरवाज़ा खिड़कियाँ एक दफ़ा खोल के फिर स्विच ऑन करें, ठीक, ताकि कोई ऐसा इशू है तो वो डाइल्यूट हो जाए स्विच ऑन करने से पहले। तीसरी बात यह है कि ये जो प्लास्टिक के पाइप हम इस्तेमाल करते हैं, रबड़ पाइप, चूल्हों के लिए या गैस सिलेंडर के लिए, हीटर्स के लिए मेन गैस के साथ कनेक्ट करके, वो हार्ड वेदर की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से या ज़्यादा अरसा इस्तेमाल होने की वजह से सख्त हो जाते हैं और उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। नॉर्मली नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो गैस लीकेज का सबब बनते हैं। तो गैस लीकेज हर साल, जब जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मौसम शुरू होने से पहले आप अपने पाइप चेंज करा लें, उतने कॉस्टली नहीं है। रेगुलेटर अपना चेक करें, वो चेंज कराएं और गैस लीकेज को चेक करें। फिर बात वही है कि आपका रेगुलेटर, अप्लाइंसेज, एक्सेसरीज, वो सारी की सारी किसी रेप्यूटेड कंपनी की और सेफ्टी स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करते हुए। ठीक ठीक, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद एहसन, डायरेक्टर फायर एंड रेस्क्यू, और डॉक्टर अरूज मिर्ज़ा, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं फातिमा मेमोरियल अस्पताल से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात की है और कोशिश की है कि वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सकें जिनका लोग ख्याल नहीं रखते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। बात करें तो हम कुछ मौसम की, हमने लाहौर के मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह किया। बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है, तकरीबन पिछले 2-3 दिन से तो शदीद सर्दी पड़ रही है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी सर्दी ने अपना असर दिखाया है और स्कूल के जो औकातकार हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूल अब सुबह 9 बजे खुलेंगे। मज़ीद जान लेते हैं, कराची से हमारे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मौजूद है हमारे साथ, मुजम्मिल फ़ैरूज़ी। मुजम्मिल, ये बताएगा कि कराची में इस वक्त टेम्परेचर क्या है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप सर्दी के हवाले से? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग सैरिश। कराची का जो है मौसम इस तरह का है कि दिसंबर में जिसकी पेशन गोई की जा रही थी वो मौसम जनवरी को देखने को मिल रहा है और आज सुबह जो है वो शहर कराची में दर्ज हरारत
सिफर भी रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कराची में रवा मौसम का जो है सबसे ज़्यादा सर्द टाइम था। सुबह के वक्त जो है जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे काठोर है, गडाब है, दरसानो चन्नो है, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहरिया टाउन से मुल्हिका इलाके जो है वहाँ पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, और शहर कराची के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड था। और इस वक्त जो है वो सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है, दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है और इस वक्त दर्जा हरारत जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये मामूलात ज़िंदगी है कराची की, क्योंकि कराची वाले जो है वो सर्दियों का इंतज़ार करते हैं, और वैसे भी कराची वालों को सर्दी जो है ज़्यादा लगती है क्योंकि कराची में सर्दियाँ होती ही नहीं है। अब अल्लाह अल्लाह करके सर्दी आई हो तो शहर कराची वाले उसको भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। शाम में जो है जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, सूप स्टॉल्स हैं और गाजर का हलवा है, इसको शहरी इंजॉय कर रहे हैं आजकल। और आपने बिल्कुल सही कहा, वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने जो मौसमियाती तब्दीली है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का इजलास होता है जो पहले से डिसाइड होता है, तो जो विंटर वेकेशन है वो दिसंबर में हो जाते हैं। इस दफ़ा उन्होंने इस साल जो है वो टाइमिंग में कमी की है। सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे, निजी व सरकारी स्कूल तमाम 9 बजे से खुलेंगे और वो मामूल पर अपने बंद होंगे। आज वज़ीर तालीम सिंध से हमारे हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा स्टैंडिंग कमेटी में हम इस बात पे आगे जाके बात करेंगे, अगले साल से जो विंटर वेकेशन है वो जनवरी में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए देखेंगे अगले साल सर्दी कब आती है। हमारे साथ रहिएगा मुजम्मिल, आपसे मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद मेमन, मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं। जवाद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने प्रोग्राम में हमारे लिए टाइम निकाला। सर्दी हम देखते हैं कि दिसंबर में शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमने देखा कि सर्दी लेट से लेट होती जा रही है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है वो शदीद से शदीद तर हो जाती है। क्या समझते हैं आप, पिछले 3-4 दिन से शुरू होने वाली सर्दी कब तक रहेगी? जी बहुत शुक्रिया शहरिश। बिल्कुल, बेसिकली अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमारे मुल्क में भी पैटर्न्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, चाहे वो सर्दी के हों चाहे वो गर्मी के हों। पहले गर्मी जो है वो जून जुलाई में हुआ करती थी, लेकिन अब जो हॉटेस्ट मंथ है वो हमारे अप्रैल और मई होते हैं। सिमिलरली दिसंबर में जिस तरीके से नवंबर दिसंबर हमारे यहाँ सर्द हुआ करते थे, अब वो पैटर्न चेंज होके जो है उसकी जो सर्दी की जो पीक इंटेंसिटी हमारे यहाँ वो अब जनवरी के महीने में नजर आती है, जिस तरह हम देख भी रहे हैं अभी। तो बेसिकली ये जो कराची के अगर हवाले से बात की जाए तो जो रवां सीजन का ये काफी हद तक सर्द तरीन दिन था। जिन्ना टर्मिनल पे तकरीबन 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और तकरीबन 80-85% एरियाज में जो है वो सिंगल डिजिट्स रिकॉर्ड किए गए। यहाँ साउथ के जो कराची के इलाके हैं जहाँ समंदर के करीब के, जहाँ अमूमन दीगर इलाकों से जो है वो सर्दी की शिद्दत थोड़ी कम रहती है, यहाँ पर भी दर्जे हरारत जो है वो तकरीबन 11 से 12 डिग्री तक ड्रॉप हो गया था। अब आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि कल या परसों से जो है वो इस लहर के शिद्दत में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी। बेसिकली आज जो था ये पीक था और अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी और वीकेंड तक जो है वो मौसम अभी से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगा। आपने देखा कि बारिश के हवाले से कुछ मौसम में इस तरह से तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है कि बारिश भी हो सकती है अगले कुछ दिनों में? बिल्कुल, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आ रहा है। फिलहाल ये आप कह सकते हैं कि मीडियम या लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आएंगी, लेकिन 18 से 20 जनवरी के आसपास जो है वो एक मुल्कगीर सिस्टम नज़र आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में बारिशें और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी भी हो सकती है। खासा अभी बेहतर सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सिस्टम नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं। डेट्स में कुछ हद तक चेंजेस हो सकती हैं, तो इसके ज़ेर असर जो है वो कराची समेत सिंध के भी कुछ इलाकों में जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बार फिर जो है वो बारिश का स्पेल आ सकता है, जिस तरह पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि एक अच्छा स्पेल आया था शहर में। तो बारिश होने की वजह से सर्दी बढ़ जाएगी या सर्दी कम हो जाएगी? अब देखें, जब इस तरीके के सिस्टम आते हैं, विंड पैटर्न्स चेंज होते हैं, तो सर्दी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी आती है। जिस तरह मैंने बताया कि वीकेंड तक जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ नजर आएगा, सर्दी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी आएगी। वो बेसिकली इसी सिस्टम से ही लिंक्ड है, क्योंकि जब ये सिस्टम करीब आता है विंड पैटर्न्स चेंज होते हैं और फिर अमूमन ये यूजुअल पैटर्न यही होता है कि जब भी इस तरीके के सिस्टम हमारे मुल्क से होते हुए मजीद ईस्ट की जानिब या हमारे मुल्क से बाहर निकलते हैं, तो इसके पुल इफेक्ट्स की वजह से जो है वो मजीद ठंडी हवाएं जो है वो मुल्क में दाखिल होती हैं, जिसे हम कोल्ड वेव कहते हैं। तो अगेन इस सिस्टम के बाद भी जो है वो एक अच्छी शिद्दत की कोल्ड वेव एक्सपेक्ट की जा रही है। डिपेंड्स के सिस्टम की इंटेंसिटी क्या रहती है, अगर ये ताकतवर होगा तो इसके बाद आने वाले कोल्ड वेव जो है वो मजीद ताकतवर होगी। कह सकते हैं कि इस कोल्ड वेव की शिद्दत से कुछ हद तक ज़्यादा भी हो।
अगर सिस्टम वीक होता है तो फिर आने वाली जो कोल्ड वेव होगी वो नॉर्मल शिद्दत की होगी, लेकिन ये एक सेट पैटर्न होता है। पहले सिस्टम आता है, बारिशें बर्फबारी होती हैं, और फिर जब वो मजीद ईस्ट की जानिब मूव करता है तो फिर ठंडी हवाएं जो है वो नॉर्थ की जानिब से मुल्क के अक्सर इलाकों में दाखिल होती हैं और अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती हैं। ठीक है, मौसमियाती तज्ज़ेकार जवाद मेमन हमारे साथ और बता रहे थे कि वीकेंड तक मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। कराची से मुजम्मिल फ़रोज़ी हमारे साथ है। मुजम्मिल, आपका भी बहुत शुक्रिया, और जवाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। आज हम बात करेंगे एक मुनफरिद पर्सनैलिटी टाइप की, जिसे ऑट्रोवर्ट कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर इंट्रोवर्ट होते हैं, ना ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बल्कि अपनी ख़ास तर्ज़ फ़िक्र और रवैये के साथ दोनों की हदूद से निकल कर जीते हैं। ऑट्रोवर्ट्स अपने समाजी ताल्लुकात में ख़ासे चूज़ी होते हैं और मानीखेज़ रवाबत को तरजीह देते हैं, और वो ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और दूसरों के साथ वक्त गुजारना भी पसंद करते हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स की अगर बात करें तो वो एनर्जी उस तरह से हासिल नहीं करते हैं और ना ही इंट्रोवर्ट्स की तरह से मुकम्मल तन्हाई चाहते हैं। उनकी मुनफरिद खसूसियात ये है कि वो अपने असूलों, ख़यालात और तरजीहात के मुताबिक ताल्लुकात बनाते हैं, जिससे उनका अंदाज़ ज़िंदगी और सोच दोनों मुनफरिद और ख़ुद मुख्तार बनते हैं। ये शख्सियत हमें इंसानी नफ्सियात की पेचीदगी को समझने में मदद देती है, क्योंकि हर फ़र्द रिवायती इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के ज़ुमरे में पूरी तरह से फिट नहीं होता है। ऑट्रोवर्ट वो नया ज़ाविया पेश करता है जो ना सिर्फ समाजी ताल्लुकात बल्कि ख़ुद शनासी और शख्सियत की गहराई को भी बेहतर तौर पर वाज़े करता है। आज इसी पर्सनैलिटी टाइप के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात तहमीना यासिर हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में। सबसे पहले तहमीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक नई टाइप पर्सनैलिटी की जो सामने आई है ऑट्रोवर्ट, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये बाकी दोनों टाइप से कितनी मुख्तलिफ है और क्यों? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये दो जो टाइप्स हैं ये तो 1900 में स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त पे यूंग ने कंसेप्ट दे दिया था। फिर लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कि अपने आप को मिसफिट समझते थे कि वो एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है, वो इंट्रोवर्ट भी नहीं है। वो कभी एक्सट्रोवर्ट फील करते थे अपने आप को, कभी इंट्रोवर्ट। जब वो ग्रुप्स में जाते थे, ग्रुप्स में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, उन्हें लगता था कि वो ऑड वन आउट हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ चलते रहे। लोग कहते थे कि नहीं, हमें नहीं समझ आती कि हम कौन सी टाइप की पर्सनालिटी हैं। तो फिर इसमें 1995 में रामी कविस्की जो है ना, उन्होंने ये टर्म फ्लोट की। ये टर्म जो है ऑट्रोवर्ट जो है ना, ये वो लोग होते हैं जो कि ग्रुप्स में, बहुत बड़े ग्रुप्स में नहीं रह सकते, लेकिन छोटे ग्रुप्स में कुछ लोगों के साथ डायरेक्ट 1-to-1 उनकी, जिनके साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी हो, हाँ, उनके साथ वो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। सो ये इंट्रोवर्ट भी नहीं होते, लेकिन ये एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होते। ये बेसिकली अपनी चॉइस के साथ, सिलेक्शन के साथ अपने ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स में वो बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं और इस तरह से वो अपने आप को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं। अच्छा, ये एक है तो पर्सनैलिटी टाइप, लेकिन अगर हम बात करें ये किसी भी इंसान में नेचुरली हो सकती है या फिर वो कॉन्शियसली इसको चूज़ करता है? नहीं, नेचुरली, ये नेचुरली होती है। यानी हम लोग जिस तरह की पर्सनालिटी के साथ बॉर्न हुए, हमने उस पर्सनालिटी की असेसमेंट की है। यानी जब साइकोलॉजिस्ट इसको असेस करते हैं, वो समझते हैं, गौर करते हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है कि डिफरेंट तरह की पर्सनालिटीज़ हैं। इसके अलावा इसी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से आगे निकल के 16 PF का जो कंसेप्ट है, पर्सनालिटी फैक्टर्स, वो भी इसी से आया था। यानी हम बहुत सारी टाइप की पर्सनालिटीज़ देख रहे होते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है ना, वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का था। तो ये चीज़ जो है ना, ये विद टाइम हम थोड़ी सी अपने आप को आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, लेकिन हाँ, विद टाइम। लेकिन ये कि बॉर्न होते हैं हम, पैदाइशी तौर पे हमें ये। अच्छा, एक चीज़ होती है,
या होता है या नहीं होता। तो ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ हम कर भी सकते हैं बट हम करना नहीं चाहते, कुछ इस तरह की टाइप। हाँ, चूज़ी होते हैं ना, यानी उनका होता है कि हमने ग्रुप में अगर जाना है तो हमें उधर से क्या मिल रहा है, हम उधर फिट हो रहे हैं, फिट इन हो रहे हैं, ग्रुप में जाना चाहते हैं लेकिन चंद लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल, वो यानी ग्रुप में बैठे होंगे, दे आर नॉट इंट्रोवर्ट के वो निकलेंगे ही नहीं। हाँ। वो जाएंगे, वो बैठे होंगे, लेकिन वहाँ पर ग्रुप के साथ वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे। वो नॉर्मली बातचीत कर लेंगे लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी, वो एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो अपने जहन में अपनी सोचों में गुम होंगे उधर, इसलिए कि वो वहाँ पे उनके साथ कन्फॉर्मिटी कहते हैं, कन्फॉर्म नहीं कर रहे होते, उनके साथ फिट इन नहीं हो रहे होते। अच्छा, ऑट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग जो हैं वो वर्क प्लेस पे किस तरह के चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ सकता है? देखिए, ऑट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो है ना, इनको चैलेंजेस कुछ इस किस्म के हो सकते हैं कि ये जब सपोज़ जॉब ज्वाइन करते हैं तो दे हैव टू कनेक्ट विद मैनी पीपल, ठीक है, वहाँ पे उनके हेड्स भी होते हैं, उनके कलीग्स भी होते हैं, तो वहाँ पर जब वो फिट इन नहीं करते तो वो ऑड वन आउट फील करते हैं और फिर वो अपनी ग्रोथ उनकी जो है ना वो हैम्पर हो सकती है। यानी वो फिर इस सोच के तहत कि मैं लोगों में बैठा तो हुआ हूँ, मैं काम तो कर रहा हूँ, ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो ये फीलिंग जो है ना उनको फिर प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन अगर वो इसमें भी जब वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी इनमें ये ट्रेट होती है ना कि ये इन्वॉल्व भी होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ करके बैठ जाएंगे, तो इस ट्रेट की वजह से दे कैन मैनेज। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये लोग, ऐसा नहीं होता कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करें, दे आर मैनेजिंग मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ, बट अगर ये अपने ऑट्रोवर्ट पर्सनालिटी को थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट की तरफ ले जाएं तो फिर वर्क प्लेस पर, यानी अदरवाइज़ तो दोनों पर्सनालिटीज़ बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो वर्क प्लेस पर अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ग्रुप के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कितना अंडरस्टैंड करते हैं या चीज़ों को, माशरे में जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, अंडरस्टैंड करने की इनकी पावर कितनी हाई होती है? ऑट्रोवर्ट्स जो है ना, ये इनकी इनसाइट बहुत ज़्यादा होती, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, इस वजह से इनका सोसाइटी को अगर देखें तो उसमें समझते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी, और ये लोगों से भी सीखते हैं। यानी जब वो ग्रुप में बैठे होते हैं तो उसमें से सिलेक्टिव इनकी होती है कि इनपुट के इन्होंने जो बातें इनकी पसंद की हैं दे विल पुट इन, और जो बातें इनकी पसंद की नहीं है तो वो उनको इतना यूज़ नहीं करते। और ये एक बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रेड्स होती हैं कि ये ग्रो करें, ये आगे एक्सेल करें, इसलिए कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की भी अपने अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से ना हम कहते हैं ऑट्रोवर्ट एक अच्छी पर्सनालिटी है जो कि अपने आप को ग्रो करा सकते हैं, जो सोशलाइज कर सकते हैं, जिनकी इनसाइट अच्छी होती है, जो सोचते भी हैं, यानी दोनों तरह के काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बिहेवियर्स की बात करें हम इस तरह से, जिस तरह से आजकल जनरेशन्स के हवाले से उनको डिवाइड किया गया है, तो बिहेवियर्स को भी लेके आप कह सकते हैं कि मैं अब ऑट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे व्यूअर्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि उनको किस तरह से वो अपनी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं कि वो ऑट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है या फिर वो एक्सट्रोवर्ट है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कि हर एक अपना इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने आप को गौर करे, अपने आप को देखे कि मैं हूँ क्या। ये काम हम बहुत कम कर रहे होते हैं। हम मोस्टली क्या होता है कि हम मुख्तलिफ रूटीन के काम कर रहे हैं, इधर उधर कनेक्शन, अपने काम, वर्क प्लेस, घर, ये इन सब चीज़ों में लगे होते हैं, अपने ज़ात पे गौर ही नहीं करते। अच्छा। जब ज़ात पे गौर करेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, उनको समझेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या ट्रेड्स हैं। इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंट्रोवर्ट हैं कि मोस्टली उनको सॉलिट्यूड पसंद होता है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो निकलते हैं बाहर तो अनईजी हो जाते हैं, वो लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते, वो फिर दोबारा अपने उसी कमरे में, अपने उसी एरिया में जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे वो बहुत ग्रो करते हैं अपने जहन में, अपनी सोचों में, अपनी ग्रोथ में, उसमें लगे होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो निकलना पसंद करते हैं, दे कांट स्टे एट देयर प्लेस होम, तो वो बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, गैदरिंग्स में जाना है, हल्ला गुल्ला करना है, कह के लगाने, और उसमें वो एनर्जी लेते हैं वहाँ से। यानी इंट्रोवर्ट अपनी सॉलिट्यूड से एनर्जी लेते हैं, ये वहाँ से एनर्जी लेते हैं और उससे ग्रो करते हैं, उससे उनके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग इस तरह के हों तो वो देख सकते हैं कि दे आर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी दे हैव।
फिर इसके बाद आ जाते हैं ऑट्रोवर्ट। ऑट्रोवर्ट जो होते हैं ना, ये सोशलाइज भी करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे सिलेक्टिव, मैं इनके साथ सोशलाइज कर सकती हूँ, इनके साथ नहीं कर सकती हूँ, इनके साथ करने से मुझे अच्छा लगता है, मैं ग्रो करती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है, इनके साथ मुझे अच्छा फील नहीं होता। तो इस तरह के इनके जो कंसेप्ट्स होते हैं उसकी वजह से सिलेक्टिव तो हो जाते हैं, लेकिन ये अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, यानी एक ग्रुप, छोटा ग्रुप, लेकिन एक क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ऐसे लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कहा जा सकता कि ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या फिर इनको ये भी नहीं पसंद है, वो पसंद है तो वो भी पसंद है तो पूरी तरह से पसंद नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं होता? हाँ, देखिए, जो चूज़ी शख्स होता है उसके बारे में ये कंसेप्ट तो होता है कि शायद कि ये अपनी थॉट्स में या अपने कंसेप्ट्स में क्लियर ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, ये हमारे अंदर बैठा हुआ है और इसको सिलेक्शन का समझ नहीं आ रही कि ये किनको सेलेक्ट करें। और कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं, इसलिए कि हम एग्जैक्टली पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं तो सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि कंफ्यूज्ड है, उसे समझ ही नहीं आ रही कि मैं सोशलाइज तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही, आई कांट डिसाइड कि कहाँ पे मुझे फिट इन होना है, तो वो लोग फिर कंफ्यूज होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अच्छा, वो ऑट्रोवर्ट में नहीं आते? वो ऑट्रोवर्ट में आ सकते हैं इस लिहाज से कि वो फिट इन तो किसी और जगह होना चाहते हैं, लेकिन वो अभी ढूंढ रहे होते हैं। दे कुडंट गेट टू द पॉइंट कि उन्होंने देख लिया कि हाँ, ये है ग्रुप जिसको कि मैं पसंद करती हूँ और इनके साथ मैं रहना चाहती हूँ। यानी उनमें वो ये नहीं होता कि मुतलवन मिजाज होंगे कि ये कभी इधर कभी उधर। बेसिकली दे वांट टू कन्फर्म विद सर्टन पीपल जिनके साथ कि उनको भी उनकी ग्रोथ हो, उनको भी सुकून मिले। तो इसमें अगर कोई शख्स वो उसमें बेचैन है और वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, वो कंफ्यूज है, वो इधर उधर जा रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स भी फेस करता है। इसलिए इसी वजह से हम कहते हैं कि जब हम लेबल लगा देते हैं ना इस तरह से कि सपोज अ पर्सन सेज कि मैं ऑट्रोवर्ट हूँ, तो फिर वो ऑट्रोवर्ट की क्या पर्सनैलिटी टाइप, उसकी क्या ट्रेट्स होती हैं, वो उनके ऊपर फोकस करेगा। जब उन पे फोकस करेगा तो फिर उसे पता चलेगा अच्छा मैं इस चीज़ में अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। देयर आर ऑलवेज बैड, यानी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है ना हर एक चीज़ की। तो ऑट्रोवर्ट्स की भी वीकनेसेस होती हैं, लेकिन वो वीकनेसेस को ओवरकम कर ले तो दे कैन हैव अ गुड पर्सनालिटी। ऑट्रोवर्ट्स इमोशनली कैसे हो सकते हैं? इमोशनली अगर हम देखें तो ये लोग अपने इंटरनलाइज करते हैं अपने इमोशंस को, ये अपने हवाले से ज़्यादा सोचते हैं, ये ज़्यादा लोगों के हवाले से दे डोंट फोकस ऑन दैट। इनका ये होता है कि ये अपनी ज़ात को सोचेंगे और अपने हवाले से फिट इन होना चाहेंगे। लोगों को ये डिस्कार्ड नहीं करते कि लोग पसंद ही नहीं है इन्हें, लेकिन ये अपनी चॉइसेस पर चलते हैं कि मुझे जो चाहिए, मेरी जो पसंद है उसके हिसाब से मैं चलूँ। तो फिर इमोशनली दे आर अ बिट स्ट्रॉन्ग इन सम एस्पेक्ट्स, लेकिन वीक भी होते हैं। वीक इस लिहाज से होते हैं कि दे कुडंट कनेक्ट विद मैनी पीपल, दे कुडंट सोशलाइज ईजीली विद मैनी पीपल। तो अगर वर्क प्लेस पर लें, उनको ज़रूरी है कि वो लोगों से मिलें, लोगों के साथ कनेक्ट करें और उनके साथ अच्छा बिहेवियर उनका हो, तो उसमें फिर कई दफ़ा ये अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर पाते और वो थोड़ा सा उसमें जैसे होता है ना कि सारा ग्रुप जो है एंजॉय कर रहा है एंड दे आर सिटिंग देयर एंड जस्ट वॉचिंग देम और डूइंग नथिंग, तो वो थोड़ा सा ऑड वन आउट वाली फीलिंग उनको आना शुरू हो जाती है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि वो इमोशनली इमेच्योर हैं या फिर वो मैच्योर हो सकते हैं अगर वो फैसला कर पाते हैं? तो देखो, जब क्लैरिटी मिल जाती है ना कि आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, तो फिर हम अपने आप को मैच्योर कर सकते हैं। इसलिए कि इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, ऑट्रोवर्ट हो और एक एम्बीवर्ट भी होते हैं, वो कोई भी टाइप हो, ये पर्सनालिटी की मैच्योरिटी इमेच्योरिटी जो है ना, ये डिपेंड करती है हाउ मच यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड हाउ मच यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, जिसको कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं कि जितने इंटेलिजेंट आप हैं इमोशनली, आप उतना अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सही, ठीक। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पर्सनैलिटी टाइप के हवाले से, तो लोगों को ये जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम देखते हैं माशरे में समटाइम्स लोगों को ये पता नहीं होता उनको एक्चुअली चाहिए क्या होता है। मतलब या तो वो चीज़ चाहिए या फिर वो चीज़ नहीं चाहिए, बट समटाइम्स लेने का दिल भी चाहता है और ये मेरे पास होनी भी चाहिए, लेकिन किस तरह से ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट नहीं है? वो चीज़ ऑट्रोवर्ट में आते हैं। हाँ, कह सकते हैं।
हम एग्जैक्टली इसको नहीं डिफ़ाइन करेंगे इस लिहाज से, लेकिन कह सकते हैं जब वो कंफ्यूज स्टेट में हैं, दे डोंट नो अबाउट देयर सेल्फ, दे आर एक्सप्लोरिंग देयर सेल्फ, तो वो इस तरफ जा रहे होते हैं और उनके जहन जो है ना इस तरह से चल रहा होता है। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अगर अपने आप को समझें और प्रॉपरली फिट इन हो तो फिर वो अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग अपने आप को समझते नहीं, इसलिए हम जनरली कहेंगे कि दे आर द टाइप जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और जो अपने आप को उस तरह से नहीं लेकर चल पा रहे होते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आज हमने बात की एक नई पर्सनैलिटी टाइप की, एक नए बिहेवियर ट्रेंड की। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नफ्सियात है मीना यासिर साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वापस आती हूँ ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। बात करें अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की, तो महंगाई के इस दौर में सेकंड हैंड अशिया, ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो जिस तरह से लोग ख़रीदते हैं, उनकी ख़रीदारी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन हालिया अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सस्ती ख़रीदारी हज़ारों अफराद के लिए कानूनी और माली मसाइल का सबब भी बनती है। लाहौर पुलिस के मोबाइल ट्रैकिंग यूनिट के मुताबिक 2018 से 2025 तक 35,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन चोरी या फिर वारदात के दौरान छीने गए हैं, जिनमें से बड़ी तादाद सारिफीन ने बगैर किसी तस्दीक के ख़रीद कर इस्तेमाल की है। अदाद-ओ-शुमार ये भी ज़ाहिर करते हैं कि 80% ख़रीदारों ने मोबाइल फ़ोन की तस्दीक नहीं की है, जबकि 60% केसेस में सारिफीन को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा है। ये सूरत हाल सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक महदूद नहीं है, बल्कि हर सेकंड हैंड चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर दीगर कीमती अशिया, इसी ख़तरे से दुचार हो सकती हैं। बगैर तस्दीक ख़रीदारी किस तरह की कानूनी पेचीदगियों और माली नुकसानात का बायस बन सकती है, और किस तरह से महफूज तरीके से अपना कर आप ख़तरात से बच सकते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट खुर्रम ज़ुबैर साहब। खुर्रम ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ सस्ती ख़रीदी जाए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो, तो सबसे पहले किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ ख़रीदनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सरिश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखें, मोबाइल डिवाइस तो अभी नई आई है मार्केट में 20 साल के अंदर। मतलब हम जो स्मार्टफोन्स जो आपके हाथ में अब इस्तेमाल आप करते हैं, ये ओवर द टाइम इवॉल्व किया है फ़ोन ने। पहले जो फ़ोन होते थे स्मार्टफोन से पहले, उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रा मुश्किल होती थी। अब जो भी फ़ोन इस वक्त मार्केट में मौजूद है, वो बेशक कहीं पर भी मैन्युफैक्चर हुआ हो, सिवाय कुछ चाइनीज़ फ़ोन के, उनका एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं EMEI नंबर जी। वो हर डिवाइस का एक नंबर होता है जो लॉक होता है एक आपके प्रोवाइडर से, जैसे आपका वारिद है, जोंग है, मुख्तलिफ जो भी प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं। जब आपका फ़ोन कनेक्ट होता है किसी भी सेल टावर से, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या ये डिवाइस जो है ये कहीं चोरी की तो नहीं है। तो सबसे पहला तो एक काम ये करें कि अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो उसकी IMEI नंबर आपके पास मौजूद होनी चाहिए हर सूरत में। पाँच दफ़ा ये होता है कि हम नहीं होती, हमारा डब्बा गुम जाता है या कभी हम उसको नोट नहीं करते, तो फौरी तौर पर कम से कम आप एक काम कर सकते हैं कि उसको रिपोर्ट करें, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो ब्रिक बन जाता है जब आप रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो फिर टेलकोज के डाटाबेस के अंदर चला जाता है। तो कम से कम ये होगा कि अगर आपका फ़ोन वापस नहीं मिलेगा तो वो किसी और के भी काम का नहीं होगा। तो IMEI नंबर को नोट करके रखें, और इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों को या थेफ्ट को। ठीक है, IMEI नंबर की आप बात कर रहे हैं, तो इससे मोबाइल फ़ोन भी ट्रैक हो जाता है? असल में देखें, मोबाइल फ़ोन बजाते खुद जो चीज़ है वो तो एक टैबलेट की तरह है, एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब वो कनेक्ट होता है किसी भी डिवाइस से, वो वाईफाई के ज़रिए से कनेक्ट हो या फिर वो सेलुलर नेटवर्क के ज़रिए से कनेक्ट हो, उसको एक मैकेनिज्म, एक हैंडशेक चाहिए होता है डाटा के लिए। तो वो जब कनेक्ट होता है तो वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि ये मैं हूँ। जैसे आपने मेरा नाम अगर आपको ना पता हो और आप मेरे से वैसे गुफ्तगू शुरू कर दें, तो हमारी गुफ्तगू में एक झोल सा होगा और हम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। मुझे अगर आपका सरिश नाम नहीं पता तो मैं आपको क्या कह के मुखातिब करूंगा। इसी तरीके से कम्युनिकेशन जब दो डिवाइसेस के दरमियान में होती है तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो मच सो के लैपटॉप को भी, किसी भी IT की डिवाइस को जब
आप नेटवर्क के ऊपर किसी जगह से कनेक्ट करते हैं, तो जब हैंडशेक होता है डाटा का, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मैं हूं। बिल्कुल। IMEI, फोन के अंदर IMEI नंबर होता है। इसी तरह से कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है एक, उस मैक एड्रेस को आप नोट करके रखें। तो आप जब उसको बैन कर देंगे, उन प्रोवाइडर्स को बता देंगे ये वाला नंबर था, ये मेरा, और वो FIA इसके अंदर डील करती है उस चीज़ को, टेलको उसके पास वो सारा IMEI नंबर चला जाएगा। उसके बाद वो जब कभी भी कनेक्ट होगा किसी भी नेटवर्क से, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चोरी का फ़ोन है। ठीक। हमने देखा कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मोबाइल्स की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो होती रहती है, या फिर गैर रजिस्टर्ड इस तरह से डीलर्स भी हैं मार्केट में बैठे हुए जो कि फ़ोन ऐसे ख़रीदते हैं जो कि चोरी शुदा होते हैं और फिर उनको सेल करते हैं जो चोरी शुदा होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इस कारोबार को अगर हम इसकी बात करें तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा ताल्लुक है, और इसका पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है, ज़रूरी नहीं है। आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो इस हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 4-5 साल पहले एक पूरी रजिस्ट्री बनाई जिसके अंदर जो बाहर से फ़ोन आते थे उनको बगैर टैक्स दिए पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए जब कभी कोई बाहर जाता था तो उससे कहा जाता था यार मेरे लिए आईफोन ले आना, तो वो आईफोन ले आते थे और वो लोकल नेटवर्क पे चलना शुरू हो जाता था। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक मैकेनिज्म बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके ज़रिए से आप कोई भी टेलको इस बात को अलाउ नहीं कर सकता कि आप किसी भी फ़ोन को करें, आपको पहले उसको वाइट लिस्ट करना पड़ता है। आपको अपना IMEI नंबर, फ़ोन नंबर देना पड़ता है डिवाइस का। फिर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि ये वाला IMEI नंबर फ़ोन चल सकता है नेटवर्क के ऊपर, वो बेशक किसी वारिद पे चले, जोंग पे चले, जायज़ पे चले, जिस पे भी चले, टेलीनॉर पे चले। जब वो एक दफ़ा वाइट लिस्ट कर देती है तो वो फिर किसी भी नेटवर्क पे चल सकता है। तो गवर्नमेंट के पास ये मैकेनिज्म होता है कि वो टेलकोज को इस बात पे बाउंड करे कि वो इन नंबर्स को अलाउ ना करें अपने नेटवर्क पे चलने के लिए। तो फिर वो नेटवर्क चल नहीं पाएगा, वो डिवाइस चल नहीं पाएगी जब उनके पास ये ब्लैक लिस्टेड होगा फ़ोन। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर जो लोग फ़ोन ख़रीदते हैं जाके, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर फ़ोन का डिब्बा जिस तरह हम बात करें जिसके ऊपर ये नंबर दर्ज होता है IMEI नंबर, तो डिब्बे के बगैर क्या फ़ोन ले लेना चाहिए? देखें, उसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप उसको, पहले आपके पास सिम होती है, आप उसको किसी भी फ़ोन में सिम डालें, आप किसी अपने भाई का, बहन का, वालिद का, वालदा का उसी टाइम पे सिम डालते हैं और वो चलना शुरू हो जाता है। अगर वो नहीं चलना शुरू होगा इसका मतलब है वो चोरी का है या ब्लैक लिस्टेड है। बड़ा सिंपल सा मामला है इसके अंदर। तो आपको जब भी कोई फ़ोन ख़रीदना है तो वहीं पे दुकान पे जिस जगह से भी आप ले रहे हैं फौरी तौर पर अपनी सिम उसके अंदर डालें और वो चलना शुरू हो जाएगा। अब तो हम ई सिम्स की तरफ चले गए हैं, तो आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है फौरी तौर पर। तो आप इस बात को मलूज़ खातिर रखें कि जब तक, जिससे भी आपकी ये डील हो रही है बाई करने की, उसको कहें कि जब तक ये फ़ोन नहीं चलेगा नेटवर्क पर, मैं उस वक्त तक आपको पेमेंट नहीं कर सकता। तो आप मेरे साथ खड़े रहें, 10 मिनट बैठ जाएं, जब ये फ़ोन मेरा नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा तो मैं उसी टाइम आपको पैसे दे दूंगा। तो बहुत सारे फ़ोन ऐसे भी होते हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड नहीं होते हैं, या फिर जिसका फ़ोन चोरी होता है वो उसको ब्लॉक भी नहीं करवाता है, तो इस तरह के फ़ोन तो ईजिली सेल किए जा सकते हैं। तो फिर ये तो इसी तरीके से है कि आप 2 लाख रुपए मतलब यानी कि हाथ में पकड़ के और मार्केट में चलना शुरू हो जाएं और फिर कल को आके मेरे से कंप्लेन करेंगे यार मेरे से तो कोई छीन के ले गया 2 लाख रुपए हाथ से। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको हिफाजत तो करनी है, ऊँट को तो बांधना है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2 लाख लेकर निकले हैं, चलें 2 लाख नहीं, अगर 30-35 हज़ार लेकर भी निकले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन चलें, अगर गलती हो जाती है, इस तरह का फ़ोन ले लिया जाता है, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि उस पर कोई FIR दर्ज हो और फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। अगर इस तरह से होता है तो फिर जो सारिफ होता है, जिसने फ़ोन ख़रीदा होता है, वो क्या कर सकता है? देखें, फिर तो वही वाली बात है, वो तो आप फ़ोन को ले लें, गाड़ी को ले लें, किसी मोटरसाइकिल को ले लें, किसी फ्रिज को ले लें, कोई लैपटॉप ले लें, एग्जैक्टली वही सिनेरियो है इसमें। फ़ोन कोई एक ऐसी एंटिटी नहीं है कि वो यूनिकली क्रिएट हुआ है, वही वाला सिनेरियो डेवलप होगा कि यार ये इस तरीके से हुआ है। अब गाड़ी के केस के अंदर तो हम ये करते हैं कि हम चेक करवा लेते हैं, मतलब कि इसके गिर्द कोई FIR आपको पता होगा जब आप गाड़ी बाय करते हैं, तो उसके बाद ये चेक किया जा सकता है कि ये कहीं पे चोरी तो नहीं हुई थी, इसके एक्सीडेंट, सो मच सो के एक्सीडेंट का भी पता होता है, बहुत सी चीज़ों का पता होता है। इसी तरीके से फ़ोन का भी अच्छे तरीके से अगर आप करें, उसकी तहकीक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि चोरी का है। और ख़ास तौर पर उन फ़ोन्स को जो स्मार्टफोन्स हैं, अब जो अच्छा जो स्मार्टफोन है वो 1.5-2 लाख से कम का नहीं मिलता।
तो आप इतनी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपने एक अच्छी डिवाइस अपने पास रखनी है, तो इस बात को तो मलूज़ खातिर रखें कि आप कोई भी चीज़ लें तो उसको सोच समझ के, सोच विचार करके अच्छे तरीके से लें। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो एक्चुअल में ऑथराइज्ड सेलर्स हैं उनसे डायरेक्टली बात करें। और फिर अब हमारा कोई ना कोई एक दोस्त, कोई आर्मी में होता है, कोई प्रोफेसर लगा हुआ होता है, कोई कहीं पे पढ़ा रहा होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है, तो कहीं पर आपका एक दोस्त ऐसा भी होगा जो मोबाइल फ़ोन का काम करता होगा, तो उससे बात कर लें। बिल्कुल, अब तो हर फैमिली में एक दोस्त ऐसा भी रखना चाहिए। पहले कहा जाता था कि एक पुलिस भी होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए और एक वकील होना चाहिए। चलें, एक IT एक्सपर्ट भी फैमिली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की बात करें हम, वो तो चलो इजीली ट्रैक हो सकता है, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जैसे आप बात करें तो कैसे पता चल सकता है, कैसे चेक किया जा सकता है कि चोरी शुदा है? देखें, तमाम जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना, उसका जैसे मैंने आपको बताया, लैपटॉप होता है, उसका एक मैक एड्रेस होता है, उसको हैंडशेक करना होता है। इसी तरीके से आपका फ्रिज है, फ्रिज का कोई ना कोई सीरियल नंबर होता है, आपका कोई डीप फ्रीज़र है, उसका भी सीरियल नंबर होता है। इन तमाम डिवाइसेस का देखें, कोई भी चीज़ घर के अंदर जब आप लेके आते हैं तो एक बात इतनी सी तो अपनी एहतियात कर सकते हैं कि ज़रा उसको छान पड़त कर लें, उसका नंबर नोट कर लें। उसके साथ एक कार्ड भी आता है, अगर आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ एक कार्ड आता है, वारंटी कार्ड, उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर लिखा होता है, उसके ऊपर बारकोड लिखा हुआ होता है। ये चीज़ें लिख के एक जगह पे रख लें, जहाँ पे आपने मकान के कागजात रखे हुए हैं, अपना किराया नामा रखा हुआ है, अपना पासपोर्ट रखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखी हुई है। इस किस्म की हर घर के अंदर कोई ना कोई एक अलमारी होती है जिसके अंदर ये तमाम कागजात रखे हुए होते हैं। आपकी कहीं पे मैट्रिक की सनद होगी, कहीं बकिया सनद रखी हुई होंगी, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट रखे हुए होंगे, बे फॉर्म लिखा हुआ होगा। उसी के साथ एक लिस्ट बना लें और उसमें वो तमाम चीज़ें लिख दें कि यार ये इस तारीख आई थी, इस तारीख को आई थी, उसका ये नंबर था, सीरियल नंबर, ये हमने ख़रीदा था पंखा, इसकी इतनी वारंटी थी। तो ये एक छोटा सा काम है, हर किसी को करना चाहिए। अगर जो नहीं करता वो फिर भुगते, अब क्या कह सकते हैं। चले फ़र्ज़ करें मैं इस तरह से, शायद लोगों को इस तरह से समझ ना आ रही हो, सीरियल नंबर से किस तरह से ट्रैक किया जा सकता है? मुझे भी उस तरह से समझ नहीं आ रही। फ़र्ज़ करें जैसे आप बात करें आयरन चोरी हो गई है, तो मैं कैसे आयरन को ढूंढूंगी और कैसे उसको ट्रेस कैसे करूँगी? देखें, अब ये आपने तो ज़ाहिर है हर जगह पे तो ट्रैकर नहीं लगा हुआ ना, अब आयरन में लगाने तो आप लगा सकते हैं। आजकल ऐसे टैग्स मिलते हैं, आप जाएं, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में पाकिस्तान में इस वक्त क्या एक्चुअल में उसकी प्राइस चल रही है, लेकिन आप टैग्स को लगा सकती हैं हर डिवाइस के साथ। फ्रिज के साथ भी लगा सकते हैं, घर में चोरी हो जाए, टीवी के साथ लगा सकते हैं उस डिवाइस को। टीवी तो अब स्मार्ट टीवी हो गए, तो इसका मतलब है कि जब स्मार्ट टीवी है तो वो कनेक्ट होता है इंटरनेट से, जिसको ट्रैक किया जा सकता है कि वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जब कभी कोई चीज़ का, जिसको कहते हैं ना पुलिस की ज़बान में, माल मसरूका बरामद किया जाता है मुझे पता नहीं कहाँ से ये लफ्ज़ याद रह गया, लेकिन ये कि वो पुलिस जो है ना बरामद करती है और माल मसरूका कहती है उसको जी। तो वो जब बरामद किया जाता है तो वो उनके थानों में पड़ा रहता है। कई आपने किसी थाने में जाके देखें, वहाँ पे मोटरसाइकिलें लाइन से खड़ी होंगी, पुरानी, उन पर गर्दा पड़ा हो और भी सामान पड़ा होता है। तो वो जब कभी कोई चीज़ बरामद करते हैं कि ये कहाँ से आया है, तो उस पर सीरियल नंबर से ट्रैक करेंगे। अगर आपके पास सीरियल नंबर ही नहीं होगा तो आप उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये आपका टीवी था। तो कम से कम ये लिंकअप हो सकता है। ठीक है, आप बतौर सबूत पेश कर सकते हैं वो नंबर कि ये चीज़ जो है वो मेरी मलकियत है और ये मैंने तब ख़रीदी थी। रसीद भी संभाल के रखी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरह से कि फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर ऑनलाइन मार्केट्स में लोग उसको बेच देते हैं, फिर ख़रीदने वाले सस्ती अशिया ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन क्या आप ये सजेस्ट करेंगे, मैं तो इस बारे में नहीं कुछ कह सकती, कि बजाय इसके कि सेकंड हैंड चीज़ ख़रीदी जाए थोड़े और पैसे जमा करके, तो नई चीज़ खरीद लेनी चाहिए, बहुत सारे कानूनी मसाइल से बचा जा सकता है? देखें, अब अगेन वही वाली बात आ जाती है कि अफोर्डेबिलिटी की। अब जैसे एक आईफोन है, अब मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आपने एक नया आईफोन खरीदना है तो वो आपको 4.5-5 लाख का मिलेगा, अच्छा, जिसके अंदर मेमोरी होगी। अब वही 2 साल के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसी ब्रीड है जिनको हर 2 साल के बाद जब नया आईफोन आना है तो उन्होंने चेंज करना है, उनके पास माशाल्लाह अल्लाह का दिया वाला पैसा भी बहुत है, हराम का है हलाल का है, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन कम से कम है उनके पास। वही वाली बात है कि वो 1.5 साल बाद वो नया फ़ोन खरीदेंगे। अब वो जो उनका पुराना वाला फ़ोन है ना, वो 2 लाख रुपए सस्ता हो चुका होगा, तो आपको 2.5 लाख में वही वाला फ़ोन मिल जाएगा 1.5 साल के बाद, जो आप 1.5 साल इंतज़ार करके ले सकते हैं। हाँ। तो अभी इस सूरत के अंदर अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो बहुत बड़ी एक ऐसी मार्केट पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो गई है जो सेकेंड हैंड फ़ोन की है।
तो सेकंड हैंड फ़ोन के लिए आपको एक कल्चर डेवलप करना है, और वो कल्चर डेवलप ये है कि मेक श्योर करें कि जब कभी आप फ़ोन रखें, बाय करें, कोई भी डिवाइस करें, उसको आदतन डाल लें कि यार ये मेरा IMEI नंबर था। और अगर आपको ना भी पता हो, और ये भी मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, अगर आप भूल गए हैं, साल 1.5 साल गुजर गया है, और अगर आप नहीं लिख सके कहीं पे या आपको याद रहा, तो आप अपने टेलको से रब्ता कायम करके, मिसाल के तौर पर जैस से आपका कनेक्शन मिला हुआ था, ये यू फोन से मिला हुआ था, उनको अपनी ID बता के कि ये मेरी ID थी जिस पे मैंने ये आपसे सिम ली थी, उस सिम की बेस पर वो आपको बता देंगे कि ये वाला फ़ोन आपका हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड था, उसकी ये IMEI नंबर था। वो अच्छा। नंबर आप जाके टेलको को बता दें, तो जाके आपको फिर जहाँ कहीं वो फ़ोन मिला या कनेक्ट होने की कोशिश की तो वो बरामद किया जा सकता है। ठीक है, मैं एक चीज़ जाते जाते आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि मेरा फ़ोन गुम हुआ था और मैंने फ़ोन ट्रेस करवाया था और फ़ोन मुझे वापस मिल भी गया था। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम ज़ुबैरी IT एक्सपर्ट हमारे साथ है। इसके साथ ही वक्त है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करेंगे हम सर्दी के मौसम के हर दिल अजीज़ मशरूबात की। दुनिया भर में गर्म मशरूबात में चाय और काफ़ी को मोहब्बत और रिवायात का एक अहम मकाम हासिल है। चाहे लंदन की कैफ़े का कल्चर हो या फिर पाकिस्तान के दही चाय खाने और शहरी कॉफ़ी शॉप्स, दोनों मशरूबात ना सिर्फ रोज़मर्रा की आदत बन चुके हैं बल्कि अपने जायके और ताज़गी के एहसास की वजह से सुबह से लेकर शाम तक नौजवानों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा मकबूल भी दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में भी रिवायती तौर पर चाय का इस्तेमाल बेहद आम हो रहा है और पिछले बरसों में कॉफ़ी के शौक़ में इजाफा भी देखा गया है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल चाय के मुकाबले में कॉफ़ी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यूनिवर्सिटी और दफातर में कॉफ़ी की बढ़ती हुई तलब ये ज़ाहिर करती है कि नौजवानों के जायके और तरजीहात बदल रही हैं। मुल्क भर में कॉफ़ी हाउसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आज के सेगमेंट में हम इसी अहम सवाल का जायज़ा लेंगे कि सेहत के नुक्ता नज़र से चाय और कॉफ़ी में से कौन सा मशरूब बेहतर है। क्या तवानाई, दिल की सेहत, वज़न या फिर बीमारियों के ख़तरात के लिहाज से दोनों में से कौन सा ड्रिंक ऐसा है जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, या फिर ये फ़ैसला हमारी उम्र, तर्ज़ ज़िंदगी या सेहत की ज़रूरियात पर मुनहसर है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आमिना अली, हमारे नफ्सियात में हैं। सबसे पहले तो आमिना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है और क्यों? अच्छा, ये बड़ा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मौसम की मुनासबत के हवाले से ही है। चाय और कॉफ़ी मेरा ख्याल है कि एक टेस्ट और जायके के अलावा जो है ना, लोगों को करीब लाने का भी बहाना है। हमारी इतनी मसरूफ़ लाइफ होती है और हर कोई अपनी अपनी रूटीन, फैमिली मेम्बर्स जो हैं बिज़ी लाइफ में होते हैं, लेकिन शाम की चाय पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो आई थिंक ये लोगों को करीब भी लाती है। और अक्सर मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जब मैं डाइट प्लान्स देती हूँ सब कुछ, तो उसमें सबसे पहली बात ये करते हैं कि हमें नाश्ते में आपने चाय या हमारी दिन में चाय नहीं स्किप करनी, हमें डाइट प्लान चाहिए लेकिन चाय के साथ चाहिए। तो आई थिंक चाय का एक बड़ा अहम रोल है हमारी ज़िंदगियों में। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो चाय हो या कॉफ़ी, दोनों आई लव बोथ। लेकिन अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी सिलेक्शन में कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें जो आपको मद्देनज़र रखनी होती हैं। आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं, क्योंकि नो डाउट इनके ऐसा नहीं है कि चाय और कॉफ़ी नुकसानदेह ही है। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर कोई भी चीज़ वो नुकसान देती है। ठीक, मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आपको क्या पसंद है। माहिर ग़िज़ाइयत हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप चाय ज़्यादा शौक़ से पीती हैं या कॉफ़ी ज़्यादा शौक़ से पीती हैं और क्यों पीती हैं। लेकिन चाय जो है वो तो कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई मीटिंग है, कुछ है, तो चाय जो भी है वो हम सबसे पहले यही पूछा जाता है आप चाय लेंगी, तो वो हम ज़ाहिर है चाय तो चलती रहती है। कॉफ़ी का ये कि लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा। और दूध की मिकदार भी उसमें ज़्यादा होती है, थोड़ी हैवी भी होती है, तो इसीलिए चाय मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। लेकिन अब चूँकि मैंने अपनी पसंद बताई है तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग उसको फॉलो करने लग जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, जैसा मैंने कहा, मद्देनज़र रख के फिर सिलेक्शन करनी है कि चाय लेनी है या कॉफ़ी लेनी है। ठीक है, चाय शौक़ के अलावा शौक़ के लिए पी जाती है, लेकिन अगर हम बात करें तो लोगों को लगता है कि नींद भगाने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमने ज़्यादा काम किया है या ज़्यादा काम करना है तो हमें चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है। लेकिन अगर आप सजेस्ट करें तो चाय बेहतर है या फिर कॉफ़ी?
बहुत अच्छी आपने ये पॉइंट जो अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। दोनों में फ़र्क ही मैं आपको बताऊं, चाय और कॉफ़ी में मेन कैफ़ीन का है। जो कॉफ़ी होती है ना उसमें कैफ़ीन ज़्यादा होती है। अच्छा। और अगर वो लोग जो एक क्विक स्टार्ट चाहिए, जिनको इस तरह आप हैं, सुबह मॉर्निंग शो करना है, अगर रात को नींद पूरी नहीं हुई लेकिन सुबह आपने एनर्जी के साथ स्क्रीन पे आना है, और इसी तरह ऑफिसेज़ में लोग जाते हैं जिनकी रात को ज़ाहिर है वीकेंड पे आप इंजॉय करते हैं, लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठने का, तो वो जो एक क्विक स्टार्ट है ना वो आपको कॉफ़ी देती है। उसकी वजह ये कि उसमें कैफ़ीन की जो मिकदार है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाय। तो अगर आप चाहते हैं फ़ौरन से माइंड जाग जाए और आप एक्टिवली अपना काम करें तो फिर कॉफ़ी जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है। इसमें हम कुछ बीमारियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। अगर दिल के मरीज़ों की बात की जाए तो उनको चाय पीनी चाहिए या फिर कॉफ़ी पीनी चाहिए? अच्छा, चाय और कॉफ़ी दोनों हम थोड़े से फ़ायदे की भी बात कर लेते हैं कि हमें इससे कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं। तो इसके अंदर एक तो कैटेचिन्स चाय में ख़ास तौर पे और पॉलीफेनॉल्स ये होते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे आप कह लें न्यूट्रिएंट्स हैं ये जो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और ऑक्सीडेशन का एक अमल होता है हमारे बॉडी में, यानी आपका दिल है, दिमाग है, ये जो अमल है ये कहीं भी आपकी स्किन पे ही अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो वो आपके उस ऑर्गन को या उस एरिया को डैमेज करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स चाय और कॉफ़ी में जो होते हैं वो इस प्रोसेस को रोकते हैं। ठीक। तो इसलिए भी एक अच्छी ऑप्शन है। बट उसमें यही बात है कि आपने चाय और कॉफ़ी का अगर ख़ासतौर पे दिल के मरीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी सी एहतियात ये रखें कि 1 या 2 कप से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, और अगर शुगर है आपको तो फिर चीनी भर भर के जो है वो आपने नहीं डालनी। इसी तरह अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो फिर लो फैट मिल्क का इंतखाब करें बजाय क्या वो फुल क्रीम फुल फैट। अच्छा, वेट लॉस में आप ये सजेस्ट कर रही हैं कि चाय और कॉफ़ी पीनी चाहिए, और अगर पीनी चाहिए तो दिन में कितनी पीनी चाहिए? बिल्कुल, वेट लॉस के लिए अगर मैं कहूँ तो बेहतर ऑप्शन जो होगी वो कॉफ़ी होगी, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको कॉफ़ी बूस्ट करती है। मिल्क और विदाउट मिल्क? विद मिल्क भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह ब्लैक कॉफ़ी आपने अक्सर सुना है होगा कि लोग लेते हैं वेट लॉस के लिए, तो वो उसकी रीज़न ये है कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी का क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं होता, अब ज़बरदस्ती मैं तो अपने क्लाइंट से पर्सनली कोई चीज़ नहीं इन्फोर्स करती, क्योंकि मैं समझती हूँ डाइट जो होती है ना, ख़ासतौर पर जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, तो अगर सस्टेनेबल डाइट नहीं है ना, यानी ऐसी डाइट मैं आपको दूं जो आप सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ता या महीना फॉलो कर सकते हो, उसके बाद आप उससे तंग आ जाएंगे, तो ऐसी डाइट का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसी तरह कॉफ़ी भी अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं पी सकते दूध वाली कॉफ़ी भी ले लें, लेकिन दिन में आपने 1 या 2 कप से ज़्यादा नहीं लेना। और कप कह रही हूँ, मग नहीं कह रही। ठीक। वेट लॉस में लोग कम खाते हैं, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो जो लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, आपको क्या लगता है वो स्टमक के लिए ठीक रहेगा अगर खाली पेट इस तरह से कॉफ़ी पी जाती है तो? ये बहुत अहम सवाल है और मैं हमेशा इसके ऊपर बात करती हूँ जब भी हम चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं। खाली पेट आप एक अगर नॉर्मल हेल्दी इंसान है जिसको मैदे का कोई मसाइल नहीं है वो ले सकते हैं, उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है अगर वो जिस तरह सुबह एम्प्टी स्टमक ले रहे। लेकिन जिनको तेज़ाबियत रहती है, एसिडिटी का मसला है, जलन, हार्टबर्न या मैदे के मसाइल अक्सर रहते हैं, तो वो अवॉइड करें, क्योंकि एसिडिटी बढ़ा देगी ये आपकी ना, जो स्टमक में एसिडिटी है। तो खाली पेट वो लोग ना लें, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन वही बात है, कंजम्पशन 1 से 2 कप। ठीक है। माहिर ग़िज़ाइयत हैं आप, तो फिर मैं आपसे इस लिहाज से भी क्वेश्चन करूंगी कि चाय जो है वो ज़रूरत के लिए भी तो नहीं पी जाती है। चाय तो वो चीज़ है जो हम अपनी बोरियत भगाने के लिए भी पीते हैं। तो वो लोग जो मेरी तरह चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं कि आज कुछ और खाने का दिल नहीं है तो हम चाय पियेंगे, या फिर मतलब मुझे कुछ और करने को नहीं मिल रहा तो मैं चाय पीऊँगी, तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो दिन में कितनी बार चाय पी सकते हैं दिल लगी के लिए, अगर उनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो? अच्छा, ये एक दिल लगी और एक सेहत जो है ना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें। जब आपकी बात सेहत पे आती है ना, अगर आपका गोल है कि आपने अपनी सेहत इम्प्रूव करनी है, सेहत बेहतर करनी है, तो फिर जायके पे और वो जो चस्के हैं ना उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसलिए पीना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज आप बोर हो रहे हैं, तो मैं तो सजेस्ट ये करती हूँ कि अपनी साइड टेबल पे या अपने पास हर वक्त कोई हेल्दी स्नैक्स रखें। आप थोड़ी सी खजूरें रख लें, चने रख लें, पॉपकॉर्न रख लें। आप बोर हो रहे हैं तो आप हेल्दी ऑप्शंस भी तो ले सकते हैं ना, आप फल खा लें। आपने चाय से ही अपनी बोरियत दूर करनी है, तो क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, अगर आप कैफ़ीन है उसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो तो कोई भी चीज़ हो, चाहे फल हो, सब्जियाँ, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होगा। ठीक। जिस तरह से हम देखते हैं कि नींद भगाने में तो इसका किरदार होता ही है, लेकिन अगर हम बात करें मेंटली फ़िट रहने की,
तो उसमें कैफ़ीन कितना अहम किरदार अदा करती है? बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा, एक क्विक स्टार्ट आपको चाहिए, आपने फ़ौरन से जागना है, काम पे आपको ज़ाहिर है आपने फोकस के साथ काम करना है, तो उसमें डेफिनेटली आपके जो नर्व्स हैं उसको बड़ा काम और रिलैक्स करती है। एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छी है। अक्सर किसी को डिप्रेशन हो रहा होता है, वो कहता है चलो मैं बैठ के आराम से चाय का कप लेके बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, तो वो इसी वजह से कि मेंटली आपको बहुत ज़्यादा ये कैफ़ीन रिलैक्स करती है। बट वही बात है कि अगर कॉफ़ी के भी आप 5-6 कप पी रहे हैं या 3-4 इवन कप पी रहे हैं, तो वो ओवर स्टिमुलेट कर देगी आपकी नर्व्स को, आप ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएंगे और आपका माइंड फिर वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी उसमें। ठीक, एक चीज़ और भी कही जाती है कि चाय या कॉफ़ी को कुछ लोग नशा भी समझते हैं। हाँ। उनको लगता है कि अगर ये सुबह उठते साथ ही हमने चाय या कॉफ़ी नहीं पी तो शायद हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। आमना अली माहिर ग़िज़ायत हमारे साथ मौजूद थी, चाय और कॉफ़ी पे बात कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं चाय घर से पी के आती हूँ, 2 मिनट भी चाय जो है वो लेट बर्दाश्त नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आमना आपका, आज आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।